एपिसोड 1 की शुरुआत होती है पीएम जोशी से। वो एक स्कूल में बच्चों को लेक्चर दे रहे होते हैं। तभी उनके पास होम मिनिस्टर मुराद आते हैं और बोलते हैं कि बड़ी दिक्कत हो गई। बंगाल के सीएम मैनेक्सिन ने हमारा सपोर्ट वापस ले लिया। इससे हमारी सरकार को खतरा हो सकता है। ये सुनकर जोशी बहुत परेशान हो जाते हैं। वापस ऑफिस में जोशी अपने पीएम सोम से पूछते हैं, मैनेक के खिलाफ हमारे पास क्या है। सोम कहता है कि मैनेक के पर कोई केस या दाग नहीं लगा, इसलिए सीधा कुछ करना मुश्किल है। तभी कोई आदमी आके बताता है कि मैंने के ससुर ने एक जमीन बेची थी, लेकिन ज्यादा पैसे ब्लैक में ले लिए। ये सुनकर जोशी खुश होते हैं। जोशी सोम से कहते हैं कि इस पूरे मामले की इंक्वायरी लगाओ और मानिक के ससुर को जेल भेजो। सोम बताता है कि वो आदमी 80 साल का है, पर जोशी को फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि जो मुझसे पंगा लेगा मैं उसके परिवार को तबाह कर दूंगा। जोशी अपनी सरकार बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। फिर जोशी मुराद से पूछते हैं, कोई और ऑप्शन है क्या। मुराद बोलते हैं कि हाँ, एक और ऑप्शन है, लेकिन थोड़ा रिस्की है क्योंकि उससे व्यक्ति का राज्य में हमें ज्यादा काम नहीं किया। जोशी पूछते हैं, नाम बताओ। मुराद कहता है रानी भारती। जोशी कहता है कि ठीक है। मुराद फिर मिश्रा जी और कवारी को बुलाते हैं। मुराद कहता है कि जोशी चाहते हैं कि बिहार जो चीजें अब तक नहीं मिली वो मिलनी चाहिए ताकि बिहार का विकास हो। मिश्रा जी का जवाब होता है कि अब जब जोशी की सरकार गिरने वाली है तब उनको बिहार याद आ रहा है। पहले कितनी बार हम मदद मांगने आए, किसी ने हमारी मदद नहीं की। मुराद कहता है रानी भारती से कहो हमारी मदद करें, हम बिहार बदल देंगे। मिश्रा जी बोलते हैं कि अभी रानी मुंबई गई हुई हैं, वहाँ उनको एक अवार्ड दिया जा रहा है, वो बाद में बात कर लेंगी। सीन शिफ्ट होता है मुंबई की तरफ। रानी भारती वहाँ है। उनकी बेटी रोशनी एक बड़े बिजनेसमैन से बात कर रही होती है। रानी की बीच बड़े हो चुके हैं और पॉलिटिक्स में भी हैं। पता चलता है कि रानी ने उस बिजनेसमैन को जमीन पर सब्सिडी की ताकि बिहार में इंडस्ट्री खोल सके, लेकिन बिजनेसमैन ने सब्सिडी ली, इंडस्ट्री शुरू नहीं की। अब 2 साल हो गए हैं। रानी वहाँ आती है और कहती है कि लगता है इसने कुछ नहीं होगा। वो बिजनेसमैन की कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देती है। बिजनेसमैन गुस्से में रानी को धमकी देता है, लेकिन रानी किसी की नहीं डरती। फिर रानी को एक अवार्ड दिया जाता है उनके काम के लिए। उन्होंने एक माइक्रो बैंक जैसा सिस्टम स्टार्ट किया था जिससे बिहार की गरीब औरतों बहुत मदद मिलेगी। सब रानी की तारीफ करते हैं। पोस्ट रानी से पूछता है, अब आपको पीएम जोशी की तारीफ से सपोर्ट मांगने का ऑफर आया है, आप क्या करेंगी। रानी जवाब देती है कि वो पहले से बिहार के स्पेशल स्टेटस दिलवाना चाहती थी, लेकिन सेंटर ने उनकी बात नहीं सुनी और अब जब सेंटर को हमारी जरूरत पड़ गई तब वो हाथ फायदा रहेंगे, मतलब बाजार की तरह मांग रही है। रानी भारती कहती है कि हम बिहार को स्पेशल स्टेट दिलवाना चाहते हैं। ये सब टीवी पर पीएम जोशी भी देख रहे होते हैं और ये सुनकर उनके होश उड़ जाते हैं। वहीं केवाड़ी भी परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि रानी ने सबके सामने ये एक बड़ा रिस्क लिया है। कुछ देर बाद जोशी दोबारा मुराद और सोम को बुलाती है और पूछती है, रानी भारती के अलावा कोई और ऑप्शन है क्या। सोम कहता है कि हाँ, रानी का सबसे बड़ा दुश्मन है नवीर कुमार। ये सुनकर जोशी कहता है तो जाओ नवीर से दोस्ती करके आओ। अब सीन शिफ्ट होता है जेल के अंदर। सोम वहाँ नवीन से मिलता है। नवीन जोशी पर गुस्सा होता है और कहता है, मैं 8 साल से जेल में सड़ रहा हूँ, पीएम को माफी की 40 चिट्ठियां लिखी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सोम कहता है कि अब पूरी बातें भूल जाओ, ये बताएं कि आप क्या चाहते हैं। नवीन कहता है, मैं चाहता हूँ कि मैं रानी भारती की सरकार गिर जाए। फिर वो महेश्वरी कमीशन का नाम लेता है। सोम ये सुनकर सीरियस हो जाता है क्योंकि नवीन के पास काफी एमपीएस का सपोर्ट भी है। अब कहानी रानी के बेटे जय पर आती है। जय लोगों में पॉपुलर है, लेकिन उसका नेचर थोड़ा अलग और जिद्दी है। वो एक टेडी बनाने वाला आदमी से कहता है, तेरे बिजनेस में रजिस्टर करवा दूंगा, तू बस अपना आराम से दाढ़ी बनाता रहे। तभी जय को उसके छोटे भाई सौर का फोन आता है। सौर लंदन में पढ़ रहा होता है। दोनों भाई नॉर्मल बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद मिश्रा जी उनसे मिलने आते हैं। वो कहते हैं कि तुम भी रानी जी की गवर्नमेंट में ज्यादा देखभाल करने लगे हो। तुमने अपने पिता के नाम से जो रोड प्रोजेक्ट बना रहा था उसका कॉन्ट्रैक्ट बिना किसी से पूछे अपने दोस्त की कंपनी को दे दिया
दिया, ऐसा मत करो। फिर जय कहता है मैं नहीं जानता, मेरे पिता के नाम से रोड बन रहा है तो उसका काम मैं ही देखूंगा और माँ से मैं खुद बात कर लूंगा, आप फिक्र मत करना। दूसरी तरफ रानी और केवरी एक मीटिंग में होती हैं। केवरी कहती है मैडम आपने बिना डिस्कस किए सबके सामने कह दिया कि हम पीएम जोशी को सपोर्ट नहीं करेंगे। उन्होंने बिहार को स्पेशल स्टेट बनाने का ऑफर दिया था। रानी कहती है कि जोशी सिर्फ गेम खेलती है, वो 4 साल से पीएम है पर कहीं भी कोई विकास नहीं हुआ। बिहार को तो हमेशा इग्नोर किया जाता है, अब जब उसे जरूरत पड़ी तब याद आया, लेकिन जैसे ही उसे हमारी जरूरत खत्म होगी वो फिर से बिहार को भूल जाएगा, इसलिए हम उसका साथ नहीं देंगे। तभी वहाँ जय आता है और कहता है मेरी माँ जो करती है सही करती है। जय अपनी माँ का सबसे बड़ा सपोर्टर था। इधर जोशी ने नवीन के कहने पर महेश्वरी कमीशन की फाइल खुलवा दी। अब वो लोग मिलकर रानी की सरकार गिराने का प्लान बना रहे हैं। अगली सुबह रानी जब मिश्रा जी से मिलती है तो मिश्रा जी उसे जय के बारे में बताते हैं। रानी ये सुनकर हैरान हो जाती है। उसका पापा के नाम पर से जो रोड बन रहा था, जो जय को कंप्लीट करना था, पर जय कहीं दिख नहीं रहा। तभी वहाँ रोशनी आती है और टीवी पर कहती है न्यूज पर यह बताया जा रहा है कि रानी भारती पर महेश्वरी कमीशन की फाइल ओपन हो गई है। रानी पर इल्जाम है कि उन्होंने गवर्नर गोवर्धन दास और कुछ और औरतों का खून किया है। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। रानी को तुरंत समझ आ जाता है कि ये सब जोशी का प्लान है ताकि उसकी सरकार गिर जाए और इनके ऊपर केस खुल जाए। रात को हम देखते हैं गुवारी को जेल से निकालकर जय के पास लाया जाता है। गुवारी बताता है कि ये जो जय की सरकार गिरने का आइडिया है वो नवीन ने ही जोशी को दिया था, बस तभी नवीन जोशी को सपोर्ट करेगा। असल में गुवारी अपनी जान बचाने के लिए जय को जासूस बना रहा है, लेकिन जय को नहीं पता कि गुवारी कब और कौन सा गेम खेलेगा। फिर हम देखते हैं कवारी को जो मॉर्ट के पास होती है। कवारी कहती है कि रानी के ऊपर कोई इंक्वायरी लगाई जाए, वो डरेगी अगर रानी को अपनी जरूरत पड़ेगी तो वो किसी पर भी सरकार गिरा सकती है। मुराद कहता है कि आपकी रानी तो आज जोशी से खुद मिलने आई थी। ये सुनकर कवारी चीख जाती है, रानी ने ऐसा क्यों किया और उसने बताया नहीं। अब सीन शिफ्ट होता है रानी और जोशी के पास। रानी कहती है कि मेरे ऊपर इंक्वायरी कुछ नहीं होगा। जोशी कहती है कि मेरे साथ हाथ मिला लो, बिहार का डेवलपमेंट भी हो जाएगा। रानी कहती है मुझे आपके दिखावे और चाल पाल पे पहले से ही पता है, अब कब पलट जाओ कुछ नहीं कह सकते। आपकी नवीन कुमार से डील के बारे में भी मुझे पता है, लेकिन मेरी सरकार गिरने वाली नहीं। जोश गुस्से में रानी को नीचा दिखाता है क्योंकि उसने अपने पीएम होने पर गरूर था। रानी जाते हुए रोशनी से कहती है मुझे अब दिल्ली आना है और अगले साल पीएम के घर में रहूंगी। रोशनी हैरान हो जाती है क्योंकि उसकी माँ पीएम बनने का सपना देख रही। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है। रानी ने अपने सारे मिनिस्टर को मीटिंग में बुलाया था। रानी कहती है कि जोशी हमारे ऊपर फाइल खुलवा कर हमें दबाने की कोशिश कर रहा है ताकि हमारी सरकार गिर जाए, लेकिन अब मैं खुद सीएम की पद से इस्तीफा दे रही हूँ और जोशी को उसी की भाषा में जवाब दूंगी। सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आप ऐसा सीएम की पद से इस्तीफा मत दें, पर रानी का डिसीजन पक्का है। वो कहती है कि अब आप लोग सोच लीजिए किसको सीएम बनाया जाए। इधर हम देखते हैं निश्चित को जो जोशी के पास आता है, जोशी की बात अपनी माँ से करवाता है। ये समझ आता है कि ये लेडी जोशी की लवर है, लेकिन वो पीएम ऑफिस में नहीं आती ताकि जोशी पर कोई गलत इल्जाम न लग जाए। फिर जोशी निकट से उसकी कंपनी की सायरन के बारे में पूछता है। वो बताती है कि तमिलनाडु की गवर्नमेंट हमारी कंपनी की सायरन का सपोर्ट नहीं कर रही। जोशी कहता है ठीक है मैं देख लूंगा इस बारे में। अब सीन शिफ्ट होता है जय के पास। ऋषि का दोस्त जय उससे मिलने आता है। ऋषि की कंपनी को जय पहले से काफी कॉन्ट्रैक्ट्स दिलाता आ रहा है। ऋषि जय को एक फॉर्च्यूनर कार गिफ्ट करवाता है और कहता है अब तो आप सीएम बनने वाले हो। जय मना कर देता है नहीं, जब तक मेरी माँ जिंदा है मैं सीएम नहीं बनूंगा, पर ऋषि समझाता है आप एक अच्छे सीएम बनोगे, देखना सभी एमएलए आपका नाम लेंगे सीएम के लिए। जय समझ जाता है और मान
मान जाता है। फिर हम देखते हैं कुंवारी और मिश्रा जी लाइन लगाकर एमएलए को बुलाने लगते हैं और पूछते हैं आपके हिसाब से कौन सीएम बने। ज्यादातर एमएलए जय का नाम ले रहे होते हैं, जो सुनकर मिश्रा जी और कैवरी हैरान रह जाते हैं। एक और एमएलए आता है और कहता है जय का दोस्त सब एमएलए को पैसा और डिपार्टमेंट्स का लालच दे रहा है, इसलिए ये सब जय के साथ हैं। फिर वो एमएलए कहता है मेरे हिसाब से मिश्रा जी सीएम बनेंगे क्योंकि उन्हें सरकार चलाना आता है। मिश्रा जी कहते हैं सरकार चलाना मेरे बस की बात नहीं, पर कंवरी कहती है कि मैं भी चाहती हूँ कि मिश्रा जी सीएम बने। मिश्रा जी सोचने लगते हैं। इधर कोलकाता में मैनिक सिंह उसका बेटा बात कर रहा होता है रानी भारती से अपने पद छोड़ दिया, अब वो बड़ी मुश्किल में है। पर मानिक कहता है रानी भारती कोई छोटी खिलाड़ी नहीं है, उसने कुछ सोच समझकर ये फैसला लिया होगा। जो लीडर होता है वो कभी सीधा पीएम नहीं बनता, वो हमेशा पीछे से लीड करता है। हमें रानी की चाल पर नजर रखनी होगी क्योंकि जोशी को कंट्रोल करने का काम वही करेगी। यहाँ से समझ आता है कि मानिक और उनका ग्रुप भी अलग तरीकों से पॉलिटिक्स खेल रहा है। फिर हम चेन्नई के सीएम सुंदर राजा के पास आते हैं। उनके बेटे को नशित का फोन आता है मेरी कंपनी का काम हुआ या नहीं। सुंदर राजा का बेटा कहता है हमारे यहाँ लोगों को कंपनी में कुछ गड़बड़ लग रही है, इसलिए हमें रुकना पड़ेगा। ये सुनकर निश्चित गुस्सा हो जाता है। निश्चित ये बात जोशी को बताता है। तमिलनाडु गवर्नमेंट सकरन कंपनी को क्लियरेंस नहीं दे रही। जोशी कहता है कि उसका प्रॉफिट बढ़ा दो, तब वो मान जाएगा। फिर जोशी अपनी गर्लफ्रेंड गायत्री से मिलता है। दोनों के बीच बातें होती हैं और समझ आता है कि दोनों प्यार करते हैं, लेकिन जोशी दुनिया के सामने ये नहीं दिखाता क्योंकि उसका नाम खराब हो जाएगा। इधर रानी के पास मिश्रा जी आते हैं और बताते हैं कि ऋषि जय के लिए एमएलए खरीद रहा है। ये सुनकर रानी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसे लग रहा था कि जय अपनी काबिलियत पर सीएम बनेगा। रानी अपने रूम में बैठी होती है और सोच रही होती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। ऋषि उसे कहता है मॉम आपको जो इंसान सही लगे उसे चुनना चाहिए। उस वक्त दूसरी तरफ जोशी चेन्नई के सीएम सुंदर राजा के घर डिनर पर आता है। वहाँ वो काफी समझ बुझा कर सुंदर राजा को कन्विंस करता है और वो अपना सपोर्ट जोशी की पार्टी से ना खींचे। उधर बिहार में जोशी अपना अगला चाल चलता है। वो सीबीएस ऑफिसर को रानी के घर भेजता है ताकि उसकी इंक्वायरी कर सके, लेकिन रानी के सपोर्टर उनको गेट पर ही रोक लेते हैं। ये पूरा सीन न्यूज चैनल पर चलने लगता है। अब केस कोर्ट तक पहुंच जाता है। जज सारी फाइल्स देख रहा होता है। सिर्फ इल्जाम के बेस पर किसी को जेल नहीं भेजा जा सकता जब तक प्रूफ ना मिले। रानी भारती जेल नहीं जाएगी। सीबीआई वालों को मजबूरन वापस जाना पड़ता है। रात को केवरी के पास आती है और कहती है ज्यादातर लोग मिश्रा जी को सीएम बनाना चाहते हैं, लेकिन जय को ये बात पसंद नहीं आएगी और उसके सपोर्टर मिश्रा जी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब आप ही बताएं क्या करना चाहिए। रानी ये सुनकर सोच में पड़ जाती है। अगले दिन रानी अपनी सभी मंत्रियों की मीटिंग बुलाती है। वो एक लंबा स्पीच देती है बिहार के विकास और नई सोच के बारे में और फिर अचानक कहती है अब मेरे बाद बिहार का सीएम मेरी बेटी रोशनी भारती होगी। ये सुनकर जय मिश्रा और कवारी तीनों शौक हो जाती हैं। कवारी तो हैरान रह जाता है क्योंकि उसे भी इस फैसले के बारे में कोई आइडिया नहीं था। यही एपिसोड 3 की शुरुआत में कवरी और रानी बैठी होती हैं। कवरी कहती है मैडम आप चाहती तो मिश्रा जी को भी सीएम बना सकती थी। इससे ये मैसेज जाता कि परिवार सब कुछ नहीं होता, पर आपने भी वही किया जो भीमा भारती ने किया था जब उसने आपको सीएम बनाया था। रानी शांति से कहती है कवारी जब तक किसी को मौका नहीं दिया जाता तब तक उसकी किस्मत कैसे मुझे पता चलेगी। रोशनी के रूप में मैं बिहार को एक नई रानी भारती दे रही हूँ। ये बात रोशनी दूर से सुन रही होती है और सोच में पड़ जाती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। अगले दिन रोशनी जय के पास जाती है और कहती है दुखी मत हो जाओ, मुझे नहीं पता था कि माँ कुछ ऐसा करेगी। जय कहती है मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, पर माँ ने जो किया वो गलत था। इससे ये मैसेज जाता है कि जय अपनी माँ से थोड़ा नाराज है। फिर दोनों शपथ ग्रहण समारोह में जाते हैं। रानी ने इस इवेंट में देश के कई राजाओं के सीएम को बुलवाया था ताकि वो अपनी पॉलिटिक इमेज स्ट्रॉन्ग कर सके। ये सब न्यूज पर चल ही रहा होता है और जोशी टीवी पे ये सब दिखता है। वहीं पे सेरेमनी में जय की मुलाकात रोशनी की दोस्त अदिति से होती है और दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। रोशनी अपनी शपथ लेती है और रानी उसे देखकर खुश होती है, पर उधर जोशी अपने आदमी से कहता है रानी भारती के खिलाफ ट्रेंड चलाओ, ये बताओ कि उसने
अपनी परिवार को बढ़ावा दिया है। कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पे लोग रानी और रोशनी को ट्रोल करने लगते हैं। रोशनी ये सब देखकर बहुत उदास हो जाती है। वो सीधा मिश्रा जी के घर पहुंच जाती है और कहती है, मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ काम करें, मैं आपको फाइनेंस मिनिस्टर बना रही हूँ। मिश्रा जी पूछते हैं, क्या ये बात रानी जी को पता है? रोशनी कहती है, मैं सीएम हूँ, अब सरकार मेरे हिसाब से चलेगी। मिश्रा जी सोचकर हाँ कर देते हैं। इधर रानी लंदन में पहुंच जाती है और अपने बेटे सौर से मिलने। वो प्यार से पूछती है, बेटा इंडिया कब आओगे? और सौर कहता है, माँ मुझे इंडिया वापस नहीं आना, पढ़ाई के बाद मैं यहीं पर जॉब करूंगा, मुझे वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर रानी थोड़ा उदास हो जाती है। बिहार में रानी और गौरी को फिर से जेल से छुड़वा लिया जाता है और दूसरी तरफ जोशी अपनी पार्टी लोकसभा इलेक्शन कैंपेन बिहार से शुरू करता है। इसी बीच रोशनी जब बिहार के स्कूल्स और एजुकेशन के प्रोजेक्ट का रिव्यू करती है तो उसे पता चलता है कि सेंटर से बिहार का फंड रोक दिया गया है। ये सब क्लियरली दिखाता है कि दिल्ली से रोशनी की सरकार के खिलाफ पॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है। बिहार का फंड रोका हुआ था क्योंकि रानी ने कई बार पीएम जोशी को पब्लिक में उल्टा सीधा शब्द बोल दिए थे। मिश्रा जी रोशनी से कहते हैं कि रानी और जोशी की लड़ाई अब ज्यादा बढ़ गई है और इसका असर तुम्हारी सरकार पर पड़ सकता है, हमें कुछ करना होगा। उधर मुराद जोशी के पास आता है और एक स्पीच दिखाता है जो सीएम रोशनी ने गवर्नर के लिए लिखी थी। जोशी गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं अपने खिलाफ इतना सब कुछ बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। अब ये क्लियरली दिखता है कि जोशी हर नए राज्य सरकार को अपने हिसाब से चलाता है और वो बहुत गंदी पॉलिटिक्स खेल रहा है। उसके बाद जोशी बिहार के लिए एक रैली स्टार्ट करता है, लेकिन वहां भी सिर्फ रानी भारती को बुरा भला कहता है, उसे खूनी तक कह देता है। लोगों में रानी के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगता है। अगले दिन रोशनी पहली बार विधान सभा आती है, थोड़ी नर्वस होती है। गवर्नर उसकी स्पीच देखकर कहते हैं कि ये स्पीच गलत लिखी हुई है, इसलिए मैं ये नहीं पढ़ूंगा और चले जाते हैं। टीवी पर सब लोग ये देख रहे होते हैं और रोशनी पर सवाल उठे हैं। तब रोशनी हिम्मत करती है और खुद उस स्पीच को पढ़ने लगती है। वो कहती है, मैं सच कह रही हूँ, पीएम जोशी बिहार का फंड रोक कर हमारे विकास को रोक रहे हैं ताकि हमारी सरकार गिर जाए। उन्होंने कल अपनी रैली में मेरी मां भारती को खूनी तक कह दिया, लेकिन बिहार के विकास का एक शब्द नहीं बोला। सब लोग चुप हो जाते हैं और धीरे धीरे सब रोशनी की बात से सहमत होते हैं। रानी टीवी पर ये देख रही होती है और खुश होती है, जबकि जोशी के चेहरे पर उसके रंग उड़ जाते हैं। यहीं पर ये तीसरा एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है गौरी से, जो सोम पर नजर रख रहा होता है। तभी सोम के लोग उसे पकड़कर ले जाते हैं। सोम कहता है कि मेरे पीछे क्यों आए हो? गौरी बताता है कि रानी ने कहा था कि मैं तुम पर नजर रखूं। तब सोम कहता है, ठीक है, डील करते हैं, और दोनों के बीच कुछ डील होती है। इधर मुराद जोशी के पास एक लोकल माइन की फाइल लेकर आता है। ये ऋषि अग्रवाल की फाइल होती है जिसमें रानी का बेटा जय भी पार्टनर होता है। जोशी कहता है कि इस फाइल को ऐसे मोड़ दो कि कवारी के अप्रूवल के बिना काम ना हो जाए। मुझे जय को अपनी पार्टी के लोगों से लड़वाना है। उसी टाइम रानी सुंदर राजा से मिलने जाता है और कहता है, पीएम जोशी ने सबका जीना मुश्किल कर दिया है, हम दोनों साथ मिल जाएं और उनका सामना करते हैं। सुंदर राजा कहता है, लेकिन मुझे इसका फायदा क्या मिलेगा? रानी मुस्कुराती है और कहती है, आप पीएम बन जाओगे। ये सुनकर सुंदर राजा के चेहरे पर समाइल आ जाती है। जब जोशी को ये खबर मिलती है कि रानी सुंदर राजा से मिली है तो उसे टेंशन होने लगती है। तब उसकी वाइफ गायत्री कहती है, तुम भी डर्टी पॉलिटिक्स खेलो, अब यही वक्त है। फिर मुराद कवारी से मिलता है और कहता है, न्यूयॉर्क में एक समिट हो रहा है, पीएम चाहते हैं कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट करें। कवारी पहले हैरान होती है, लेकिन मुराद कहता है कि पीएम आपके टैलेंट को बर्बाद नहीं होने देने चाहते। कवारी मान जाती है। उधर जय और ऋषि मिलते हैं। ऋषि कहती है कि कवारी ने हमारा प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं किया। ये सुनकर ऋषि जय को कवारी के खिलाफ भड़का देता है। कवारी की न्यूयॉर्क जाने की खबर मीडिया में आती है। जोशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहता है, हम कवारी को इंडिया रिप्रेजेंट करने भेज रहे हैं। रानी ये न्यूज देखकर खुशी होती है, लेकिन जैसे कहती है कवारी और पीएम के बीच कुछ सेटिंग लगती है। रानी कहती है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी अटल जी को भेजा गया था, पर दिल के अंदर उन्हें डाउट हो जाता है। फिर रानी कवारी से मिलती है और कहती
कहती है, मुझे लगता है तुम बदल गई हो, तुम न्यूयॉर्क मत जाओ। कवारी हैरान हो जाती है और कहती है, आप भी तो मुझसे चीजें छुपा रही हो। यहाँ से दोनों के बीच मुठभेड़ बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ जय रोशनी पर गुस्सा होता है। वो कहता है कि तुमने मेरी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल क्यों किए। रोशनी समझाती है, मुझे लगा पीएम तुम्हें किसी बिजनेस डील के जरिए फंसा सकता है, पर जय सुनता नहीं और उसे लगता है कि रोशनी गलत है। इधर कवारी मिश्रा जी से अपना दुख बताती है। मिश्रा जी कहते हैं, रानी सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाती है, अगर तुम उसके परिवार के होती वो तुम्हें कभी न्यूयॉर्क जाने से मना नहीं करती। ये बात कवारी के मन में बैठ जाती है। गौरी भी रोशनी के पास जाकर कहता है, लगता है कवारी पीएम से मिल गई है, तभी वो उसके लिए इतना कुछ कर रहा है। रानी ये सुनकर शॉक हो जाती है। अब रानी के अंदर डाउट और उदास दोनों बढ़ जाती हैं। जोशी का प्लान काम कर गया, उसने रानी को अंदर से तोड़ दिया था। यहीं पर यह एपिसोड 4 खत्म होता है।